अगर आपके पास 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ रुपए हों और आप एक घर खरीदें, फिर उस घर को आप किराए पे चढ़ाएं, फिर उसकी आप मेंटेनेंस भी देखें, आप उसकी सिक्योरिटी को भी इंश्योर करें, आप एक बिग हैसल से आपको गुजरना है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप डॉल्फिन सिटी की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन सकते हैं ऑन प्रो रेट बेसिस, यानी जितना भी आपने पैसा लगाया उसी परसेंटेज के हिसाब से आपका किराया आपको मिल जाएगा। तो रियल एस्टेट की एक्यूट शॉर्टेज डेवलप हो रही है, शॉर्टेज बढ़ती जा रही है और ज़रूरत बहुत बुनियादी है। जब भी ऐसा होगा तो उसमें कुछ लोग फ्रॉडुलेंट नेचर के फ़ायदा उठाएंगे। जो भी चीज़ नफ़ा बख्श होती है उसका मिसयूज़ होता है। पाकिस्तान में 2 कंपनियां हैं जो ट्रस्टी का रोल परफॉर्म करती हैं। तो जितने लोग अपने सरमाए को पूल करते हैं वो सरमाया वो ट्रस्टी के पास जमा कराते हैं। ट्रस्टी खुद इन्वेस्टर नहीं हो सकता, तो वो एक थर्ड पार्टी अरेंजमेंट, एस्क्रो टाइप की एक अरेंजमेंट बन जाती है। पब्लिक को ऑफर करने का मतलब ये है कि इसमें बैंक्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे इन्वेस्टर्स की लिस्ट देखेंगे तो तमाम बड़े बैंक्स जो हैं उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया। बैंकों की एक ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस होता है कि उन्होंने टाइटल को भी वेरीफाई किया, उन्होंने बिजनेस को भी एनालाइज किया, वो मैक्रो इकोनॉमी को भी समझते हैं। सो बैंक्स अगर जिस गेम में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आम आदमी भी इन्वेस्ट करेगा तो वो गेन करेगा। रीट क्या कर रही है? रीट ने तकरीबन 40,000 गज ज़मीन नया नाज़िमाबाद में एक्वायर कर ली है और उसके ऊपर अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया है। सो 1344 अपार्टमेंट्स हैं जो बना के बेचने हैं। इस पूरे प्रोसेस में जो नफ़ा होगा वो हम एस्टीमेट कर रहे हैं तकरीबन 30% पर एनम का नफ़ा होगा। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्माया टॉक्स। काफ़ी लोग पाकिस्तान में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को ही सही इन्वेस्टमेंट समझते हैं एंड पीपल टेंड टू इन्वेस्ट अ लॉट इन द रियल एस्टेट। लेकिन क्या आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में रहकर भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? ना सिर्फ आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं बल्कि जो रेंटल की इनकम रियल एस्टेट को आ रही है, घर बैठ के आपको आपकी शराकत के पर्सपेक्टिव से आपको भी हिस्सादारी उसमें मिल रहा है। इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आज हमने इनवाइट किया है आरिफ हबीब डॉल्फिन रीट मैनेजमेंट लिमिटेड के CEO मोहम्मद एजाज़। एजाज़ भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। एजाज़ भाई, बिफोर गेटिंग इनटू रीट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीट, अगर आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दें कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ या आपकी एजुकेशन कहाँ पे थी, प्रोफेशनल लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, देन वी कैन कम टू द टॉपिक। मैंने ग्रेजुएशन किया कंप्यूटर साइंस में, फास्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस से, और उसके बाद IBA से MBA किया बैंकिंग प्रोग्राम में। स्टार्टेड माय करियर विद अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, और कुछ अर्सा मैंने एंग्रो में भी सर्व किया 1 बरस। उसके बाद फिर मैं बैंकिंग में रहा, एमिरेट्स में था, फैसल में था, और 2008 से आई जॉइंड आरिफ हबीब ग्रुप। और इंटेंट यही था, 2008 जनवरी में रीट रेगुलेशंस प्रोमलगेट किए थे SCCP ने, और अगस्त 2008 में मैंने ग्रुप को ज्वाइन किया था to set up the REIT management company, and we were the first who got the license. So it was a listed company back then as well? No, it is Arif Habib Dolmen REIT Management Limited is an unlisted public limited company. ठीक है। And वो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरह। वो फिर REIT फंड्स लॉन्च करती है। जो REIT फंड्स हम लॉन्च करते हैं उसको हमें लिस्ट करवाना होता है। जैसे पहला हमने डॉल्फिन सिटी REIT किया, दूसरा ग्लोब रेजिडेंसी REIT किया, इसी तरह जो बाकी फंड्स बन गए हैं उनको हम रीड करने लिस्टिंग के प्रोसेस में हैं। इजाज़ भी अगर थोड़ा सा रीट के बारे में बैकग्राउंड देते कि रीट होता क्या है, पर्पस क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो एक तो रियल एस्टेट से इसका ताल्लुक है। बिजनेसेस को अच्छे यानी कि कामयाब सस्टेनेबल बिजनेसेस सेटअप करने के लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसा हो जिसमें इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो गेनफुली अपने आप को एम्प्लॉय कर सकें। उसमें स्केल चाहिए आपको, उसमें रेगुलेशंस ऐसी चाहिए जो ट्रांसपेरेंसी को और डॉक्यूमेंटेशन को ऑनर करें। रियल एस्टेट बाय इट्स नेचर इज़ अ कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम।
इसमें लैंड इन्वॉल्व है तो म्यूनिसिपैलिटी इन्वॉल्व है, म्यूनिसिपल सर्विसेज इन्वॉल्व हैं, यूटिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन का मामला है, फिर जिनको रहना है लोगों को उनकी तमाम ज़रूरियात का मामला है, फिर इंजीनियरिंग इसमें इन्वॉल्व है कि आप इस तरह के ऑफिसेज घर बनाएं जिसमें लोग प्रोडक्टिवली रह सकें। तो एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। और किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में कुछ मदर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे हम ऑटोमोबाइल को एक मदर इंडस्ट्री कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत डीप इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है और बहुत से वेंडर्स उसमें डिप्लॉय होते हैं। इस तरह बैंकिंग एक ख़ास नौइयत की इंडस्ट्री है। हमें लगता है रियल एस्टेट इज़ ऑल्सो दैट सिमिलर सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री जिसका बहुत एलैबोरेट एक इकोसिस्टम होता है। उसमें इंजीनियर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, लेबरर्स, रहने वाले लोग, उसमें हॉर्टिकल्चर का कॉन्सेप्ट, एनवायरनमेंट उसमें इम्पोर्टेंट है, और सारी ये म्यूनिसिपल सर्विसेज उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो रियल एस्टेट एक बड़ा इकोनॉमिक सेगमेंट है। एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में आप देखेंगे तो रियल एस्टेट हैज़ ऑलवेज बीन दैट इंजन ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैन पावर वो डिप्लॉय करता है, स्पेशली अनस्किल्ड मैन पावर, और ये बड़ी इम्पोर्टेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी कंट्री की कि उसके जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं वो गेनफुली एम्प्लॉय हो सकें। तो रियल एस्टेट में ये पोटेंशियल है। तो रियल एस्टेट को किस तरह से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, जिस तरह बैंकिंग को कैसे ऑर्गेनाइज होना चाहिए, वो एक फ्रेमवर्क पूरी दुनिया में तय हो गया कि एक सेंट्रल बैंक होगा, फिर लाइसेंस्ड एंटिटीज़ होंगी, फिर उन लाइसेंस्ड एंटिटीज़ के रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे। इसी तरह मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं जो रेगुलेट होती जा रही हैं, और पाकिस्तान में भी इसी तरह ग्रेजुअली हो रही हैं। फर्टिलाइज़र की पॉलिसी है, पावर की पॉलिसी है, टेक्सटाइल की पॉलिसी है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो इसी तरह रियल एस्टेट सेगमेंट को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव है बाय इट्स वेरी नेचर। इसका प्रोजेक्ट जो है वो चंद सालों पर मुहित होता है और बनने के बाद वो कई साल तक चलता है। तो उसमें एक तसलसल चाहिए मैनेजमेंट का, कंट्रोल का, रेगुलेशन का। तो उस हवाले से रीट्स का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया। रीट का स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली कि हम में से कोई भी इंडिविजुअली कोई मीनिंगफुल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, हम सबको पूल करना है रिसोर्सेज को। तो रिसोर्सेज पूल करने का फ्रेमवर्क क्या हो, तो इसका फ्रेमवर्क ये बना कि हम एक ट्रस्ट क्रिएट करते हैं जो ट्रस्ट रेगुलेशन उसको कंट्रोल करते हैं। एक ट्रस्ट क्रिएट होता है और जो ट्रस्टी है वो कौन हो सकता है, तो वो भी रेगुलेशंस में डिफाइंड है कि या तो वो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी हो सकती है, या वो एक और कंपनी है जिसका नाम डिजिटल कस्टोडियन का नाम है, वो भी उसको भी लाइसेंस दिया। तो कोई ऐसी कंपनी जिसको SECP लाइसेंस दे कि वो ट्रस्टी बन सके। तो SECP जो है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, ये हमारा एपेक्स रेगुलेटर है। और ये AA रेटेड बैंक भी ट्रस्टी हो सकता है प्रोवाइडेड वो भी ट्रस्टी होने का लाइसेंस ले। लेकिन एज वी स्पीक पाकिस्तान में 2 कंपनियां हैं जो ट्रस्टी का रोल परफॉर्म करती हैं। तो जितने लोग अपने सरमाए को पूल करते हैं वो सरमाया वो ट्रस्टी के पास जमा कराते हैं। ट्रस्टी ख़ुद इन्वेस्टर नहीं हो सकता, तो वो एक थर्ड पार्टी अरेंजमेंट, एस्क्रो टाइप की एक अरेंजमेंट बन जाती है। और जो भी एसेट है और जो कैश है, जो अकाउंट्स हैं, वो ट्रस्टी ऑपरेट करता है उनको। ये फ़ंड जो बना पूल, वो फ़ंड क्रिएट करने के लिए आपको एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी चाहिए जो कि रीट मैनेजमेंट कंपनी कहलाती है। ये लाइसेंस लेती है SECP से और इसके लिए सिस्टम्स का और HR क्वालिटी का और मैनेजमेंट का उनको फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फुलफ़िल करना होता है। तो एक NBFC है जो फ़ंड क्रिएट करती है, उस फ़ंड का जो ट्रस्टी है वो CDC होता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है RMC की वो रीट रेगुलेशंस में क्लियरली डिफाइंड है। जो ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लियरली डिफाइंड है। ट्रस्टी की जॉब है कि वो मेक श्योर करे कि RMC अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, और RMC की जॉब है कि ये पूरा बिज़नेस करने के लिए हमें जो फ्रेमवर्क दरकार है, यानी अगर एक प्रॉपर्टी है तो उसकी लीगल ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए तो लीगल काउंसिल अपॉइंट करे, उसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए तो वैल्यूअर अपॉइंट करे, उसकी रेटिंग करवाए, उसका ऑडिट करवाए, उसकी पेमेंट्स होनी है तो वो एक अकाउंटेंट उनको वेरीफाई करे, उसका में अगर इंजीनियरिंग होनी है तो एक इंडिपेंडेंट इंजीनियर उसको वेरीफाई करे, उसको इंजीनियर और डिज़ाइन करने के लिए, कॉस्टिंग करने के लिए, बजटिंग करने के लिए एक डेवलपमेंट एडवाइज़र अपॉइंट करे,
प्रोजेक्ट की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एंटिटी को देनी है तो वो एंटिटी लाइसेंस्ड हो बाय एन अथॉरिटी, जैसे हमारे केस में, पाकिस्तान के केस में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है या पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स है, उसका लाइसेंस होना चाहिए उसके पास। तो ये पूरा एक एलेबोरेट सिस्टम है जो इन प्लेस करना आरएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आरएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इंस्ट्रक्शंस पास करता है आरएमसी, उसमें जितनी भी फाइनेंशियल नेचर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, वो ट्रस्टी उनको एग्जीक्यूट करता है। तो इसमें सेग्रीगेशन ऑफ रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कंट्रोल्स और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी और डॉक्यूमेंटेशन का एक एलेबरेट सिस्टम इन प्लेस हो गया। तो इस तरह जो छोटे छोटे सरमायादार हैं जिन्होंने अपने रिसोर्सेज पूल किए हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का एक सिस्टम बन गया। फिर उसके बाद इस फंड को लिस्ट किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज पे। वो लिस्ट करने का बेनिफिट ये है कि आपके पास 5,000 रुपये भी हैं तो आप किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का पार्ट बन सकते हैं। वैसे तो रियल एस्टेट जो है वो लाखों करोड़ों का गेम होता है। जैसे डॉल्मेन सिटी का प्रोजेक्ट है कराची में, इसमें मॉल है जो कि मेरा ख्याल है कराची पाकिस्तान का सबसे अच्छा मॉल आप कह सकेंगे। इसी तरह इसमें ऑफिस बिल्डिंग है जिसमें बहुत रिनाउंड टेनेंट्स हैं। अब एक इंडिविजुअल उसका ओनर नहीं बन सकता, लेकिन रीट के ज़रिए आप प्रो रेटा ओनर बन जाते हैं। सो आपके पास 1 बिलियन हो या 1 लाख हो, आपको अपना प्रो रेटा हिस्सा वहाँ से मिल जाता है। तो एक खूबसूरत एक सिस्टम बन गया कि रियल एस्टेट जो कि हाई रिटर्न हाई ग्रोथ बिजनेस है, उसमें आप हिस्सेदार बन सकें। तो ये रीट का सिस्टम मैंने कोशिश किया कि मैं उसको थोड़ा और बड़े ज़बरदस्त तरीके से कोशिश किया है। नॉर्मली वी थिंक कि रीट का या स्टॉक मार्केट पे जो लिस्ट होती है, इट्स जस्ट अबाउट द गेम ऑफ बाइंग समथिंग और से, लेकिन उसके पीछे की बैकग्राउंड कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है वो बड़े ज़बरदस्त है। सो अगर मैं इसको थोड़ा समराइज़ कर दूं कि वंस यू आर इन्वेस्टिंग इन ए रीट कंपनी, सो ऑटोमेटिकली आपका जो रिस्क है दैट इज़ ऑलरेडी बेसिकली प्रोटेक्टेड बाय सो मैनी डिफरेंट सर्टिफाइड लाइसेंस अथॉरिटीज़ जो कि मेक श्योर कर रही हैं कि फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बिल्डिंग बन रही है तो वो प्रॉपरली अप्रूव्ड हो, या कोई और इशू है उसके लिए सारी चीज़ें इन प्लेस हैं। एंड देन जो फंड्स अवेलेबल होते हैं, और ऑब्वियसली एक जो सबसे अच्छी बात है पाकिस्तान में, आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली लोगों के पास जब पैसा आता है तो वो जाके प्लॉट ले लेते हैं और प्लॉट लेके भूल जाते हैं। सो द सर्कुलेशन ऑफ मनी इज स्टक इन सम वे कि हम जो इकोनॉमिकली ग्रोथ नहीं करें, उसका एक प्रॉब्लम ये भी है कि जिनके पास पैसा आता है वो रियल एस्टेट में जाके अपना होल्ड कर लेते हैं। ऑब्वियसली एक स्पेकुलेटेड मार्केट हो जाती है, बबल बन जाता है। वही चीज़ अगर आपने 10 लाख की ली थी, आप 50 की सेल करते हैं, ऑल ऑफ ए सडन यू कैश आउट एंड देन यू ट्राई टू बाय ए कार और ए फ़ोन, और ऑटोमेटिकली आपकी ऑब्वियसली फिजिकल उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, अब पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो रीट कैन ओनली बी ए पब्लिक लिस्टेड कंपनी या प्राइवेटली भी ये ऑपरेट कर सकती है? वैसे कॉन्सेप्ट अगर हम दोबारा एक दफ़ा मैं करूँगा कि आपको रीट फंड में इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको रियल एस्टेट पे एक्सपोजर लेना है, ठीक है, वो रीट फंड के यूनिट होल्डर बनते हैं। वो रीट फंड कौन लॉन्च कर सकता है? वो रीट मैनेजमेंट कंपनी लॉन्च कर सकती है। तो रीट मैनेजमेंट कंपनी तो एक बेसिकली जैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, उसी तरह एक बिल्कुल आइडेंटिकल एक रीट मैनेजमेंट कंपनी है जो ऐसा फ़ंड क्रिएट कर सकती है जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेट करे और वो जो फंड जमा हो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होता है। ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक है। और ये हर फंड जो है उसको लिस्ट होना मैंडेटरी है on the public PSX, on the PSX to raise the fund like an IPO। जिस तरह आप IPO रेज कर रहे थे, आप उस तरह फंड रेज कर रहे थे। ज़बरदस्त। अगर मैं फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने डॉल्मेन सिटी की भी बात किया कि हिस्टोरिकली उसका भी देखे, जब आपने 2008 में फ़ंड बनाया, सो व्हाट वर द स्टेप्स विच वर टेकन टू इनिशिएट ए प्रोजेक्ट लाइक डॉल्मेन सिटी? डॉल्मेन सिटी रीट का फ़ंड हमने बनाया था 2015 में। ये साउथ एशिया यानी जो हमारा इंडो पाक का रीजन है उसमें ये पहला लिस्टेड फंड था। और इसको बनाने का तरीका ये था कि हमने पहले प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई किया जिसका फ़ंड बनाना है। सो डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन और हार्बर फ्रंट जो ऑफिस बिल्डिंग है, उसको हमने ये 2 एसेट्स आइडेंटिफाई किए। वो दोनों एसेट्स उस वक्त किराए पे चढ़े हुए थे। अच्छा, यानी कि उसका रेंट बिल्डिंग बनी हुई थी। बिल्डिंग बनी हुई थी। और ये जो रीट फंड्स होते हैं उसको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। एक तो रेंटल
और एक डेवलपमेंटल। रेंटल फंड्स वो हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करें और आपको रेंटल इनकम आए, और डेवलपमेंटल वो है जहाँ सिर्फ अभी ज़मीन है और उसके ऊपर एक डेवलपमेंट होनी है, और उस डेवलपमेंट के बाद आप उसको सेल भी कर सकते हैं और रेंट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है। सो दोनों बिजनेसेस पॉसिबल हैं। तो डॉल्मेन सिटी जो है ये रेंटल रीट थी पहली, इसमें डॉल्मेन मॉल कंप्लीट हो चुकी थी, रेंट आउट थी, हार्बर फ्रंट की ऑफिस बिल्डिंग बनी हुई थी और रेंटेड आउट थी। इसको फिर हमने पब्लिक को ऑफ़र किया पार्टिसिपेशन के लिए। एक थंब रूल हमारे यहाँ बहुत अरसे से ये चल रहा है कि अगर आप कोई ऑफिस बिल्डिंग लेंगे बनी बनाई 100 रुपये की, तो आपको एनुअल रेंट जो एक्सपेक्टेड होता है वो 6 रुपये होता है। 6% की रेंटल यील्ड हमारे यहाँ मिलती है। अगर आप कोई दुकान बनी बनाई ख़रीदेंगे तो आपकी रेंटल यील्ड 3 से 4% के दरमियान होती है। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं किराए की आमदनी के लिए, वो जनरली स्टॉक मार्केट से नावाकिफ़ होते हैं या उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इंस्टीट्यूशनल जो मनी है वो इस बिज़नेस में कैसे आए, जिसमें इंस्टीट्यूशनल मनी से मुराद है कि बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स, ये 3 बड़े व्हीकल हैं। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, क्वालिफाइड स्टाफ होता है और जो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उनको हम रियल एस्टेट के रेंटल बिजनेस में लेकर आना है। तो उसके लिए फिर हमने ये एक फ़ंड क्रिएट किया। उस फंड ने ये 2 प्रॉपर्टीज़ एक्वायर की और उसका 25% हमने पब्लिक को ऑफ़र किया। आफ्टर एक्विजिशन। ठीक है। और पब्लिक को ऑफ़र करने का मतलब ये है कि इसमें बैंक्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे इन्वेस्टर्स की लिस्ट देखेंगे तो तमाम बड़े बैंक्स जो हैं उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया। बैंकों की एक ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस होता है कि उन्होंने टाइटल को भी वेरीफाई किया, उन्होंने बिज़नेस को भी एनालाइज किया, वो मैक्रो इकोनॉमी को भी समझते हैं। सो बैंक्स अगर जिस गेम में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आम आदमी भी इन्वेस्ट करेगा तो वो गेन करेगा। और उस वक्त जब कि आपको ऑफिस की या रेंटल की जो यील्ड मिल रही थी वो 5-6% मिलती थी, हमने 10% पे उसको ऑफ़र किया। और उस वक़्त मार्केट ने फिर 1 रुपये का प्रीमियम पे किया, यानी कि हमने 10 रुपये पे ऑफ़र किया तो मार्केट ने 11 रुपये पे उसको सब्सक्राइब किया और 11 रुपये पे उन्होंने वो यूनिट ख़रीदा। और उसमें ये रेंटल यील्ड जो है तकरीबन 9% की उनको मिल रही थी। अगर आपके पास 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ रुपए हों और आप एक घर ख़रीदें, फिर उस घर को आप किराए पे चढ़ाएं, फिर उसकी आप मेंटेनेंस भी देखें, आप उसकी सिक्योरिटी को भी इंश्योर करें, आप एक बिग हैसल से आपको गुजरना है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप डॉल्मेन सिटी की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन सकते हैं ऑन प्रो रेट बेसिस, यानी जितना भी आपने पैसा लगाया उसी परसेंटेज के हिसाब से आपका किराया आपको मिल जाएगा। और क्योंकि किराए बढ़ते रहते हैं ओवर द पीरियड, तो अभी जो इस वक्त यील्ड मिल रही है वो तकरीबन 20% बन रही है। सो वैसे आप किराए की प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे तो आपको 6-7% रिटर्न मिलेगा, लेकिन डॉल्मेन का यूनिट ख़रीदेंगे तो आपको तकरीबन 18 से 20% का रिटर्न मिलता है। और उसमें आपको कोई हैसल भी नहीं करनी, यानी प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस भी हो रही है, मार्केटिंग भी हो रही है, सिक्योरिटी भी हो रही है, टेनेंसी भी हो रही है। और बहुत अच्छे टेनेंट्स जो हैं वो एक बिल्डिंग में जमा करके उनको सर्व किया जा रहा है। इट्स अ वेरी हैपनिंग प्लेस माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह, बहुत एक कामयाब तजर्बा रहा। एंड वी हैव सीन लाइक मिलियंस ऑफ पीपल विजिटिंग डॉल्फिन सिटी, और वो नज़र भी आ रहा है कि उसमें नज़र आ रहा है। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात ये है, लोगों को ना अगेन प्रॉब्लम क्या है कि आजकल तो कनाल का घर प्लॉट नॉट रेंटल इनकम, वो भी आई थिंक करोड़ों रुपए का हो गया है। एंड इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग कि यू नीड टू बिल्ड ए हाउस, उसके लिए भी करोड़ों रुपए चाहिए। एंड इफ़ योर इंटेंशन इज़ कि यार इसका नीचे वाला पोर्शन भी किराए पे दूंगा, ऊपर वाला भी दे दूंगा, सो वाई यू आर बेसिकली इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ कैपिटल जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि वो एंड में मिलेगा वही। एंड इफ़ यू ट्रांसलेट इनटू कि वो कितना यील्ड बनता है, तो वो लेस दैन 1% ही बनता है आपका, क्योंकि आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। कितना सिंपल है कि आप जाएँ, सिंपल रीट का मेरे ख्याल में आपका आज भी 12-13 रुपये का ही चल रहा है। 13.5 रुपये का अगर मिनिमम लॉट साइज़ 500 को भी देखें तो 6500 इज़ द मिनिमम के 500 शेयर्स ले लो आप, 6500 है, यू बिकम ए स्मॉल परसेंटेज शेयर होल्डर ऑफ ये 2 प्रॉपर्टीज़ के जो आ रहे हैं। ज़बरदस्त। और मेरे ख्याल में ये आराम से लोगों को समझ आएगी, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स के इवन जो हैसल ऑफ बिल्डिंग एंड देन रेंटिंग इट आउट, और वो फिर 2 महीने अगर किराया नहीं मिलता तो आपने जाके पूछना भी है किराया क्यों नहीं आ रहा है। सो मच हैसल जो हम कर रहे हैं। लेकिन भाई जैसा मैं आपकी सारी बात मैंने काट दिया,
हालात जिसे हम बोलते हैं जुमला के हालात बदलते हैं, सिचुएशन जो आउटसाइडर बड़ी डायनामिक होती है। रियल एस्टेट के स्केल चेंज हो गए क्योंकि मार्केट जो डिमांड कर रही है वो जो प्रोडक्ट चाहिए, और वो दुनिया भर में ज़ाहिर है कि लोग ट्रैवल भी करते हैं, देखते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, तो आपको कॉम्पेरेबल प्रोडक्ट बनानी पड़ती है। कॉम्पेरेबल प्रोडक्ट बनानी है तो ये सरमाया ज़्यादा दरकार है। सरमाया ज़्यादा दरकार है तो उसका एक ही हल है कि वो पैसे को पूल किया जाए। पूल करने का कोई मैकेनिज़्म ऐसा होना चाहिए कि लोग पूल करें और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लें। तो वो रीट है जो आपको ये मैकेनिज़्म ऑफ़र कर रही है। नहीं और दूसरी बहुत चीज़ यूज़फुल मैकेनिज़्म, बहुत यूज़फुल। और अगर हम बैंक से भी लोन लेने जाएं तो बैंक तो लोन ही नहीं देता अगर आपके पास कोलेटरल ना हो, वो ना हो। और ऑब्वियसली बैंक अगर आपका पार्टनर है तो दैट मीन्स कि उन्होंने भी अपनी ड्यू डिलिजेंस की हुई है। तो एज ए शेयर होल्डर आपको वो सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ और वो सारी हैसल्स से नहीं गो थ्रू करना, यू जस्ट नीड टू गो एंड बाय द स्टॉक। और जो आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाएं तो DCR में सब बैंक्स ही इन्वॉल्व हैं अगर देखा जाए। और आई थिंक इट्स ए रिस्क फ्री सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए। आपको ये टेंशन नहीं। अभी वैसे स्ट्रक्चर ऑफ द DCR इज़ के सारी मैनेजमेंट आपके पास है, सारी ओनरशिप आपके पास है, एंड यू टेक द रेंट एंड यू डिस्पर्स टू द शेयर होल्डर। जो है वो रीट स्कीम के पास है। ठीक है। रीट स्कीम के 6000 यूनिट होल्डर्स हैं, जिसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी हैं, जिसमें इंस्टीट्यूशंस भी हैं जैसे बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज, और उसमें स्मॉल इन्वेस्टर्स भी हैं। वो सब ने मिल के इसको ख़रीदा हुआ है। सो जो ओनरशिप है वो रीट स्कीम की है, जिसको ओन करते हैं वो यूनिट होल्डर्स जो तकरीबन 6000 हैं। और रीट रेगुलेशन में है कि जब आप रेंटल प्रॉपर्टी रखेंगे तो आपको एक रेंटल प्रॉपर्टी का मैनेजर अपॉइंट करना है, एक कंपनी को जो क्वालिफाइड हो इस किस्म का फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये कॉम्प्लेक्स होता है पूरा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इलेक्ट्रिसिटी का भी मैनेजमेंट है, मैकेनिकल भी है, इक्विपमेंट्स भी हैं, पानी बिजली सब, गैस सबका भी एहतमाम करना है, सिक्योरिटी का एहतमाम करना है, मेंटेनेंस जो है प्रॉपर्टी की, जो सारी हेल्थ है जैसे एक इंसान की होती है वो उसकी मेंटेनेंस में है कि मेंटेनेंस की क्वालिटी क्या है, वो सब करना है। तो एक हमने प्रॉपर्टी मैनेजर अपॉइंट किया, और वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का बिज़नेस पाकिस्तान में नहीं है सच। जैसे आप बड़े नाम सुनेंगे ना, जोन्स लैंग लसाल है या नाइट फ्रैंक है, ये सब या कॉलियर्स हैं, ये पाकिस्तान में नहीं है जो प्रॉपर्टी मैनेज कर रहे हों। तो उसके लिए फिर हमने अपनी एक कंपनी बनाई डेडिकेटेड, उसमें मैनेजमेंट डिप्लॉय किया, उसको ट्रेन किया, सिस्टम्स बनाए, मैनुअल्स वगैरह एंड एवरीथिंग। तो वो कंपनी है जो उसकी प्रॉपर्टी मैनेज करे। सो इसे सेपरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सेपरेट कंपनी जिसकी जॉब है वो प्रॉपर्टी मैनेज करे। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से मुराद है कि इसकी मेंटेनेंस को देखे, इसकी सिक्योरिटी को देखे और इसकी टेनेंसी को देखे, क्योंकि अच्छे टेनेंट्स लाने का भी तो एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज़्म है। क्या वो बड़े नाम हैं तो आप उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी प्रॉपर्टी को डिज़ाइन करें, मेंटेन करें और ऑपरेट करें। तो ये 3 बड़े फंक्शन जो हैं ये प्रॉपर्टी मैनेजर परफॉर्म करता है। ठीक। और सर ये जो डॉलमेंट का जो फंड है उसकी अगर मैं परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग की बात करूँ, 25% इज़ हेल्ड बाय द पब्लिक एंड रेस्ट इज़ बिटवीन आरिफ हबीब का जो आपकी रीट की मैनेजमेंट कंपनी जो इसके ओरिजिनल स्पॉन्सर्स थे वो एक कंपनी थी, उसका नाम था इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट लिमिटेड, ICPL। ठीक है। उस कंपनी ने ये प्रोजेक्ट बनाया था। ठीक है। उस कंपनी के जो शेयर होल्डर थे वो डॉलमेन ग्रुप वाले थे एसेंशियली। सो 75% वही फैमिली ओन करती है, डॉलमेन फैमिली। जो 25% है वो इस वक्त फ्लोट है मार्केट में फ्री। उसमें इंस्टीट्यूशंस भी हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स। उसमें ये जो फाउंडेशंस होती हैं ये भी इसमें शामिल है, क्योंकि एक बड़ा बेनिफिट ये है कि फाउंडेशंस कुछ कमिट कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप्स देने हैं स्टूडेंट्स को, so they invest and take वो जो money. अपना एंडाउमेंट फंड है वो पहले फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में प्लेस करते हैं। और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में आपको एक लगा बंदा कूपन तो आता है, लेकिन जब बॉन्ड मैच्योर हो जाता है तो जब आप रीडिप्लॉय करने जाते हैं तो यू आर एक्सपोज टू इंटरेस्ट रेट रिस्क, उस वक्त इंटरेस्ट रेट क्या होगा। सो पाकिस्तान में ये जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं इसका इंटरेस्ट रेट 14% भी होता है और कम होकर 7% भी हो जाता है, लेकिन फिक्स रहता है कूपन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बॉन्ड, अगर वो 10 साल का है। लेकिन जो आपकी कमिटमेंट है उसके अखराजात बढ़ते रहते हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, फीस हैं, मेंटेनेंस चार्जेस हैं स्टूडेंट्स के। तो आपको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसकी आमदनी भी
इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ती रहे। सो वो किराए से जुड़ी हुई होती है। सो वो किराए वाला इंस्ट्रूमेंट जो है वो फिर डॉल्मेन सिटी रीट का यूनिट वो ऑफर करते हैं, क्योंकि उसमें किराया बढ़ रहा है एज टाइम प्रोग्रेसेस। ठीक है। और पाकिस्तान में अपार्ट फ्रॉम आप लोगों के रीट के अलावा और भी कोई रीट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, या सिर्फ अभी जो लिस्ट हुई हैं वो सिर्फ 2 रीट से लिस्ट हुई हैं, एक डॉल्मेन सिटी और एक ग्लोब रेजिडेंसी। ग्लोब रेजिडेंसी डेवलपमेंटल रीट है, ठीक है, जो अपार्टमेंट्स बना रही है और अपार्टमेंट्स बना के वो बेच रही है और उसका नफ़ा मिल जाएगा यूनिट होल्डर। अभी जो हमने बात की वो तो हमने बात की रेंटल इनकम की रीट की जो कि DCR था। अगर हम ग्लोबल रेजिडेंस को थोड़ा सा कर दें, ये तो मेरे ख्याल में डेवलपमेंटल रीट में आ जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या था, इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न या जिस तरीके से आपने अभी स्टार्ट किया, थोड़ा सा उस पर बता दें। ग्लोब रेजिडेंसी रीट जो है वो डेवलपमेंटल रीट है, मीनिंग कि एक पीस ऑफ लैंड है, उसके ऊपर अपार्टमेंट्स बना के बेचने हैं। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो जो रीट फंड बना वो बना पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट का बिजनेस है उसका बेसिक मॉडल ये है कि जो इन्वेस्टर है या एंटरप्रेन्योर है वो लैंड ख़रीदता है एक्विटी से और फिर वो प्रोजेक्ट फ्लोट करता है और फिर कस्टमर एडवांसेस आते हैं, जो लोग अपार्टमेंट्स बुक कराते हैं वो कस्टमर एडवांसेस आते हैं, उससे आप कंस्ट्रक्शन करते हैं और उस प्रोसेस में एक नफ़ा होता है जो कि काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, यानी 25, 30, 35% का IRR मिलता है उसमें। इस बिज़नेस में सिर्फ बड़े इन्वेस्टर ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं कि अगर आपने 3 बिलियन की ज़मीन ली है तो 10 लोग मिल गए 30-30 करोड़ डाल के और उन्होंने 3 अरब की ज़मीन ख़रीद लिया और उन्होंने प्रोजेक्ट बना के बेच दिया। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको मासेस में लेकर आना है कि एक आम आदमी भी इस बिज़नेस में पार्टिसिपेट कर सके, तो उसके लिए हमने ग्लोब रेजिडेंसी रीट बनाया। सो ग्लोब रेजिडेंसी रीट को फिर लिस्ट कराया। इसमें भी आप उसका शेयर प्राइस देखेंगे तो ऐसे 14-15 रुपये होगी। अगर आप ऐसे कि 500 यूनिट लेंगे तो आपको 4500 रुपये भी अगर आपके पास हो तो आप ग्लोब रेजिडेंसी रीट के यूनिट होल्डर बन सकते हैं। अब ये रीट क्या कर रही है, रीट ने तकरीबन 40,000 गज ज़मीन नया नाज़माबाद में एक्वायर कर ली है और उसके ऊपर अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया है। सो 1344 अपार्टमेंट्स हैं जो बना के बेचने हैं। इस पूरे प्रोसेस में जो नफ़ा होगा वो हम एस्टीमेट कर रहे हैं तकरीबन 30% पर एनम का नफ़ा होगा ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 years। तो ये यूनिट जो है वो हमने पब्लिक को ऑफ़र किया और पब्लिक ने उसको सब्सक्राइब कर लिया। तकरीबन 3,000 उसके अब या 3500 उसके यूनिट होल्डर्स बन गए और ये जो रीट स्कीम है ये अब अपार्टमेंट्स बना के बेच रही है। और इसमें आपका रेंटल का कॉन्सेप्ट नहीं है, यू जस्ट नीड टू बिल्ड एंड सेल अपार्टमेंट। और अभी इसका अगर मैं पूरा प्रोसेस देखूं, लैंड पहले एक्वायर की थी या पहले फ़ंड रेज किया, फ़ंड के बाद लैंड एक्वायर हमने की है? ये लैंड जो थी इसको ओन करता था जावेदान कॉरपोरेशन। तो पहले हमने फ़ंड बनाया और हमने जावेदान कॉरपोरेशन को यूनिट्स इशू कर दिए। सो जावेदान कॉरपोरेशन लैंड ओनरशिप से यूनिट ओनरशिप में आ गया। ठीक है। और उसके बाद वो यूनिट्स हमने मार्केट में सेल कर दिए, 10 रुपये पे ही सेल कर दिए, ठीक है, फेस वैल्यू पे। ठीक है। तो उसके बाद फिर जावेदान के जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने भी सब्सक्राइब किए और मार्केट से दूसरे लोगों ने भी। जावेदान इज आल्सो पब्लिक लिस्टेड, इज आल्सो पब्लिक लिस्टेड। सो जावेदान इज सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्टली ओनरशिप इन इज ओन ओनरशिप एज वेल। और उसके बाद जो हमने पब्लिक से किया वो पब्लिक की कितने परसेंटेज है इसके अंदर? मेरा ख्याल ऐसे 20-25% उसकी भी होगी। 20%? एग्जैक्ट फ्लोट नंबर मुझे याद नहीं है। ठीक है। लेकिन हमने किया क्या था कि जो जावेदान के शेयर होल्डर्स थे तकरीबन 3500, उन सबको हमने ये यूनिट्स डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, यानी उनको राइट दे दिया बाय करने का यूनिट्स। सो दे कैन कैश आउट फ्रॉम देयर एंड कैश इन बाय यूजिंग द डिविडेंड। अच्छा, सेकेंडली मुझे ये बताएं कि अभी जो कितनी बिल्डिंग्स ऐसे इस पे आपने बन चुकी हैं या कितनी बनाने का इरादा है? कंस्ट्रक्शन हो रही है। मैंने बताया कि 5 प्लॉट हैं जिनकी मजमूई साइज़ जो है वो तकरीबन 40,000 गज है। उसमें 1344 अपार्टमेंट बन रहे हैं और उसमें 9 बिल्डिंग्स हैं। ठीक है। और कितने बन चुके हैं? और सब अंडर कंस्ट्रक्शन है। सब अंडर कंस्ट्रक्शन। सो यू हैव ऑलरेडी प्री बुक कर चुके हैं, लोग अपनी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। और इनमें से 3 बिल्डिंग्स जो हैं उसके साथ मुशारका किया है हमने मीज़ान बैंक के साथ। ठीक है। और वो बिल्डिंग ऑफर फॉर सेल आएंगी जब उनका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं वैसे देखूं, अभी जिस तरह आपने फेस वैल्यू 10 के ऊपर आपने इसको लॉन्च किया था थ्रू IPO एज वेल, आपने ऑलरेडी शायद
₹3 का डिविडेंड भी दे दिया पहले ही साल सो में। अगर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में आपने ₹3 का डिविडेंड दिया है, जबकि अभी सिर्फ लोगों ने प्री बुक किया है और उसकी पेमेंट प्लान ऑब्वियसली चल रहा होगा, ये सबका चल रहा होगा या अभी सिर्फ 1-2-3 बिल्डिंग्स का ही आपने स्टार्ट किया? नहीं, मैंने बताया ना कि सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं 9 की 9, उनमें से 3 जो हैं वो अभी सेल नहीं की हैं। अच्छा, 3 सेल नहीं किया, 6 में से जो है ये अपार्टमेंट सेल किए हुए हैं। ठीक है। टोटल अपार्टमेंट हैं तकरीबन 1344। ठीक है। उसमें से जो 950 अपार्टमेंट है वो 6 बिल्डिंग्स में आते हैं। ठीक है। तो उन 950 में से तकरीबन 800 अपार्टमेंट्स बिके हुए हैं। ठीक है। तो उसकी जो प्रोसीड आ रही है उसी से कंस्ट्रक्शन हो रही है और उसी से प्रॉफिट उसी शेयरिंग से भी प्रॉफिट जो हुआ उसी में से हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंड अभी घर और वो सारा हैंड ओवर नहीं हुआ, 300 आपके रिजर्व में, सॉर्ट ऑफ आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो आप लास्ट फेज में ही करेंगे जब सारा कुछ हो जाएगा। दैट विल बी अगेन एक जंप हो सकता है प्रॉफिट के अंदर जो आप सब्सटेंशियली अपने शेयर होल्डर को दे रहे होंगे। और ये न्यू नाज़माबाद के अंदर है? नया नाज़माबाद के अंदर किस नाम से ये प्रोजेक्ट वैसे वहाँ पे चल रहा है? ग्लोब रेजिडेंसी के नाम से। सो जो लोग कराची में हैं वो आई थिंक बैरिया शहरिया का नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन यू कैन विजिट नया नाज़माबाद। और इफ़ यू थिंक, मेरे ख्याल में तो आपने डायरेक्ट सेल भी किए हैं, लेकिन इफ़ यू वांट टू बिकम एन ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर रेजिडेंसी के जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो लैंड एक्वायर हो रही है और उसके बाद जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको मिलेगी। सो आप इनडायरेक्टली 500 शेयर जो कि अगेंस्ट 6000 6,500 बन रहे हैं। और बाय द वे उसी के ऊपर अगर आपने 500 का IPO लिया होता तो अभी आपको 1500 रुपया तो रिटर्न हो गया होता। सो आई एम ऑलवेज इन दिस कॉन्सेप्ट कि आपको ना पैसे, अगर आपका ROI ही वापस हो जाए सारा, तो देन इट्स योर टोटल प्रॉफिट। सो मेरे ख्याल में आप लोगों को रादर देन बाइंग द फिजिकल प्रॉपर्टी आप वो कर सके। अच्छा सर, ये जो पूरा है इसके अंदर कहीं आपका रेंटल का भी सीन है ग्लोबल रेजिडेंस के अंदर? ग्लोब इज ऑल बिल्ट एंड सेल। एंड वंस फॉर एग्जांपल एवरीथिंग विल बी सोल्ड, देन व्हाट इज़ द वैल्यू प्रोपोजिशन कि किस तरह इनकम आएगी? पहले जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट थी कि अगर डेवलपमेंटल रीट का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो आप उसको वाइंड अप कर देंगे। ठीक है। अभी ऑप्शन है कि आप उसको वाइंड अप कर दें और कैपिटल वापस कर दें। ठीक है। और या फिर आप नया बिजनेस प्रोजेक्ट भी उसमें अंडरटेक कर लें। ठीक है। लेकिन हमारा इसके केस में प्लान है कि हम इसको वाइंड अप कर देंगे। अच्छा, ये आप वाइंड अप कर देंगे, तो ये प्लान कब तक है, कब तक वाइंड अप हो सकता है? यानी जो भी प्लान आपका 2026 तक का है ये। 2026 तक का मतलब ये है कि इफ़ एनीवन हैज़ बेसिकली सब्सक्राइब टू द IPO, सो 2026 तक जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी आप शेयर होल्डर को देंगे। जब ओनरशिप आप ट्रांसफ़र कर देंगे तो उसका कैपिटल हम रिटर्न कर कैपिटल देंगे। जो शेयर होल्डर के पास है वो सारा आप रिटर्न कर देंगे। ज़बरदस्त। तो IRR जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ऐसा 30-35% का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें मैं देख रहा था कि इट्स नॉट शरिया कंप्लाइंट। शरिया कंप्लाइंट ना होने की क्या रीज़न है इस केस में? GRR वाई इज़ नॉट शरिया कंप्लाइंट? ये जो बिज़नेस है रियल एस्टेट डेवलपमेंट का, ये बाय नेचर शरिया कंप्लाइंट है। ठीक है। इसीलिए हम ज़्यादातर रीट्स अपनी शरिया कंप्लाइंट ही बनाते हैं। ठीक है। ये भी शरिया कंप्लाइंट है बिज़नेस फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, इसीलिए मीज़ान ने उसमें मुशारका किया है। ठीक है। लेकिन जो एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है इसमें हमने बोरोइंग की हुई है। ठीक है। वो जो बोरोइंग है वो एक कन्वेंशनल बैंक से किया हुआ है। ठीक है। तो बस इसीलिए एक एकेडमिक सर्टिफिकेशन जो है वो नहीं लिया हमने, क्योंकि वो कन्वेंशनल बैंक से हमने बोरो किया। अभी ये जो इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री है ये ग्रो कर रही है तेज़ी से, बट इट हैज़ अ लॉट टू कैच अप एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल मार्केट। अभी जो हमारा कन्वेंशनल बैंकिंग है वो 75% है मार्केट का, और इस्लामिक बैंकिंग जो है वो तकरीबन 25% होगा। तो इसी तरह इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट बिजनेस में थोड़े चैलेंजेस आते हैं। उसमें इंश्योरेंस का फॉर एग्जांपल एक चैलेंज है, हमें तकाफुल लेनी पड़ती है, इंश्योरेंस नहीं ले सकते। तो जो इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस की मार्केट है वो बहुत बड़ी है और बहुत डेवलप्ड है और एफिशिएंट है। जो तकाफुल की मार्केट है वो अभी उसको थोड़ा काम करना बाकी है उसमें, तो ये चैलेंज आता है। ठीक है। और इवन दो कि मीज़ान बैंक इज़ पार्ट ऑफ एज ए जी मैंने बताया ना, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज़ शरिया कंप्लायंट, सर्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है। मैं तो वैसे सर इस पर्सपेक्टिव से देख रहा था, अभी काफ़ी लोग ना उनको घर का रेंटल थोड़ा चुभता है कि फॉर एग्जांपल घर हमारा है भी नहीं, हम 25-30 हज़ार रुपया दे भी रहे हैं। सो देन दे स्टार्ट थिंकिंग कि यार पैसे जमा करते हैं, फिर पैसे जब इतने जमा हो जाएंगे तो हम लैंड लेंगे, लैंड के बाद घर बनाएंगे और घर के बाद उधर जाएंगे। सो वो जो कैपिटल अपना ले रहे हैं, सो वाई नॉट दे वो जो कैपिटल जमा कर रहे हैं वो इस तरह की रीट हो गया या जिस तरह GRR हो गया, आप इस पे इन्वेस्ट करें। आपको इतना ही रेंटल इनकम आएगा कि जिस पे आपका घर का रेंट भी जा रहा होगा। ऑब्वियसली जब थोड़ी एप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक ही होगी, जब लोगों का इंटरेस्ट होगा, एंड दैट इज़ समथिंग विच विल गिव यू इनफ कैपिटल। इवन आप अपना घर भी बना सकते हैं, लेकिन
सिर्फ घर बनाने के लिए कैपिटल को जमा रखना जहाँ पे इन्फ्लेशन और वो सारी इतनी ज़्यादा हो रही हैं, एंड बाय द टाइम यू आर एबल कि मैं प्लॉट ले लूँ तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट इतनी ज़्यादा होगी कि आप उसके लिए भी फिर आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ी है. सो इट रियली मेक लॉट ऑफ सेंस कि पीपल कीप देयर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड इन समथिंग कि जो आपको एक मैच्योर डिविडेंड समथिंग दे रहा हो. ये जो ग्लोबल रेजिडेंस है, इसमें भी आप क्वार्टरली ही डिविडेंड का प्लान करें या इस पे भी? ग्लोबल रेजिडेंसी है ये डेवलपमेंटल रीट है. ठीक है. यानी जिसने फंड में इन्वेस्ट किया वो उस बिज़नेस का हिस्सा बन गया, जिस बिज़नेस का काम है कि ज़मीन एक्वायर करें, उसके ऊपर प्रोजेक्ट अनाउंस करें, फिर कस्टमर एडवांसेस से बना के प्रोजेक्ट डिलीवर करें और जो नफ़ा हो वो घर ले जाएं. ये है बिजनेस मॉडल. हम थोड़े जज्बाती थे पहली डेवलपमेंटल रीट में. इसमें जो इनकम रिकग्निशन की पॉलिसी है एज़ पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो माइलस्टोन बेस्ड भी होती है, यानी कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से भी आप अपना रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकते हैं. और आप पॉइंट इन टाइम एक पॉलिसी होती है कि जब आप रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र कर दें टू द बायर, उस वक्त आप रेवेन्यू रिकग्नाइज करें. ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में अकाउंटिंग की एक ये वो है. मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आपको रेवेन्यू रिकग्नाइज करना चाहिए जब आप, जिसको हम पॉइंट इन टाइम पॉलिसी कहते हैं, कि जब आप रिस्क एंड रिवॉर्ड बायर को ट्रांसफ़र कर दें उस वक्त आप रेवेन्यू रिकग्नाइज करें. लेकिन इस केस में हमने परसेंटेज कंप्लीशन की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया था, जिसकी वजह से हमें इनकम हो रही है और रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर रहे हैं. बजाय कस्टमर एडवांस लिखने के उसे हम सेल कहते हैं, और वो सेल से हम प्रॉफिट निकालते हैं. फिर प्रॉफिट का 90% हम रीट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. रीट में जो 2-3 चीज़ें ख़ास हैं जो समझने की हैं कि ये ट्रस्ट का स्ट्रक्चर है, जिसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रस्टी होगा जो पूरे प्रोसेस की ओवरसाइट कर रहा है. उस ट्रस्टी के ऊपर एक और रेगुलेटर बैठा हुआ है जो ट्रस्टी को सुपरवाइज कर रहा है कि वो ट्रस्टी अपना काम कर रहा है कि नहीं. जो बिजनेस मैनेजर है वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है जिसे वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बताता है. उसमें वो पूरा बिजनेस प्लान क्लियरली एलैबोरेट करता है कि मैं क्या करूँगा, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ पैसे जाएंगे, और जो पैसे आएंगे तो वो जिस अकाउंट में आएंगे वो ट्रस्टी उसको कंट्रोल कर रहा है. जहाँ पैसे जाने हैं वो ट्रस्टी उस अकाउंट को साइन कर रहा है. पैसे बगैर ट्रस्टी के अप्रूवल के नहीं जा सकते. और ट्रस्टी को इंफॉर्मेशन में असिस्ट कर रहा है रीट अकाउंटेंट. रीट अकाउंटेंट एक इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग एंटिटी है. उसको असिस्ट कर रहा है एक टेक्निकल आदमी जो इंजीनियर है, जो बता रहा है कि ये प्रोजेक्ट इतना कंप्लीट हो गया है, इतना काम हो गया, अब इसके पैसे रिलीज़ किए जाएं, या इसको इतना सरिया ख़रीदना है या इतना सीमेंट ख़रीदना, उसके पैसे रिलीज़ किए जाएं. सो जो यूनिट होल्डर है उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए एक पूरा मेकैनिज़्म इन प्लेस हो गया. दूसरा इसमें यह है कि जो प्रॉफिट होगा वो 90% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. अगर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो आपको टैक्स लग जाएगा 29% का. सो बहुत स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें. सो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, और ये क्वार्टरली बेसिस पे होगा या एनुअल बेसिस? जब भी प्रॉफिट आएगा. जब भी प्रॉफिट आएगा आपको एनुअली करना है, मैंडेटरी. ठीक है. लेकिन हम लोग जैसे डॉल्मेन सिटी में क्वार्टरली कर रहे हैं. ठीक है. क्योंकि उसमें हमें मालूम है कि ये हमारा रेवेन्यू है, ये हमारी कॉस्ट है. ठीक है. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में रेवेन्यू रिकग्निशन की जो पॉलिसी है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे डिपेंडेंट है. जैसा कि मैंने कहा कि मेरी ये ख्वाहिश होती है कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तो रेवेन्यू को रिकग्नाइज करें और तभी प्रॉफिट दें. लेकिन ग्लोब रेजिडेंसी में हम एनुअली कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट के ऊपर एक सॉर्ट ऑफ प्रेशर आ सकता है कैश फ्लो का बाद में. और वैसे भी जिस तरह के हालात चल रहे हैं, आप सरिया देख लें कहाँ पहुँच गया है, सीमेंट देख लें आप कहाँ पहुँच गया है, तो वो आपकी प्लानिंग में कितना इम्पैक्ट करेगा ना. कि अगर आपने प्लान किया हुआ था कि ये अपार्टमेंट एक्स पता नहीं 6,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे जाएगा या 5,000 पे जाएगा, और ऑल ऑफ ए सडन वो 6-7 से एक्सीड कर देता है, सो वो आपकी उस पर प्लान पे क्या फ़र्क पड़ता है? आपने तो क्योंकि प्री प्लान पहले ही कहा होगा कि हमें इतने रुपये चाहिए फॉर एग्जांपल इस अपार्टमेंट को सेल करने के लिए. सेल प्राइस तो हमने पहले तय कर लिया. सेल प्राइस फिक्स हो रही है मार्केट कंडीशंस पे. ठीक है. जाहिर है कि बाज़ार में कोई चीज़ उतने की बिकेगी जितने का कोई बायर ख़रीदेगा. उसकी कॉस्ट भी वो आएगी जितने की आप मैनेज कर पाएंगे. सो जो मैनेजमेंट एफिशिएंसी है वो क्या है कि वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, लीकेज नहीं होनी चाहिए, टाइम पे बाइंग हो जाए, प्रोजेक्ट रुके नहीं,
यानी ये जो मैनेजमेंट की एफिशिएंसीज हैं वो डालनी है। तो वो रीट के स्ट्रक्चर की वजह से वो हमने डाल ली, क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग भी हो रही है, सुपरविजन भी है, अकाउंटेबिलिटी भी है। लेकिन अगर स्टील की प्राइस बढ़ जाएगी तो क्या होगा, मार्जिन स्क्वीज हो जाएंगे अगर प्राइस नहीं बढ़ी। लेकिन अभी तक तो लकीली हमारी प्राइस भी बढ़ गई। हमने 10,000 रुपये पे लॉन्च किया था, तो अभी वो 13,000 रुपये का हो गया। सो वो 30% वहाँ पे भी जंप आ गया, स्टील महंगा हुआ तो। सो लेकिन ये कि ये बिज़नेस का चैलेंज है कि आपकी कॉस्ट जो हैं वो आप कंट्रोल में रखें, टाइम पर कंप्लीट करें, वेस्टेजेस और लीकेजेस को कंट्रोल करें, क्वालिटी को इंश्योर करें ताकि रीडू नहीं करना पड़े कुछ, और फिर आप उसको अच्छी सेल प्राइस पे बेच लें। तो एक सेल्स की स्ट्रेटजी भी रख के चलते हैं कि किस तरह आप ग्रेजुअली यूनिट्स को रिलीज़ करेंगे ताकि जो इंक्रीज प्राइस है वो रियलाइज़ होती रहे। और सर जिस तरह आपका तो माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी बन गया ना कि चलती फरता बिजनेस आपने पूरी एक कंपनी बना दी टू मेक श्योर कि उसका स्टैंडर्डाइज, आपकी सिक्योरिटी, क्लीनिंग सब कुछ सही चल रहा हो। और अब आपने एक डेवलपमेंटल रीट में आपका एक और एक्सपीरियंस बन रहा है जिस पे आपने एक जगह एक्वायर करके अपार्टमेंट लेकर आपने सेल कर दिए। सो आपको तो फिर और फंड्स भी आराम से आप लॉन्च कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको कितना पोटेंशियल उस पर नज़र आ रहा है। सो इज देयर एनी प्लान ऑफ लॉन्चिंग न्यू फंड्स एज वेल? बिल्कुल है, और ये हम जो एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हैं। जो चीज़ मुझे मिसिंग लगती है, मेरा अपना ऐसा लगता है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको सिखाती है वो अच्छा कंपटीशन होता है। अभी कंपटीशन नहीं है ज़्यादा, यानी और कोई रीट मैनेजमेंट कंपनी इतने ऑर्गेनाइज तरीके से इस स्केल का काम नहीं कर रही है। ऑन वन हैंड अच्छा लगता है कि आप मार्केट लीडर लगते हैं, लेकिन दूसरा मुझे ये भी लगता है कि वो वाला जो प्रेशर कंपटीशन का आता है वो आप में से बेस्ट एक्सट्रैक्ट करता है। आप ड्रिवन फील करते हैं कंपटीशन में, तो वही कंपटीशन को हमें बढ़ाने की ज़रूरत है कि ज़्यादा कंपटीशन आए तो हो। एज वी स्पीक हमने तकरीबन 15 रीट फंड्स क्रिएट किए हैं। उनमें से 2 जो हैं वो रेंटल हैं और बाकी 13 जो हैं वो डेवलपमेंटल हैं। उन 13 में से 7 जो हैं वो हमने किए हैं नए नाज़िमाबाद के मुख्तलिफ क्लस्टर्स हैं जिसमें मिक्स्ड यूज़ और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हम बनाएंगे। वो तो हमने फंड्स क्रिएट कर लिए हैं और उनको एक प्लान के तहत हम मार्केट में लेकर आ रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये कोई प्लान है कराची से भी बाहर निकलने का? इस्लामाबाद ऑलरेडी निकल गए हम लोग। लाहौर में 2 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं रीट के मोड में। एक सैफायर बे डेवलपमेंट रीट है जो कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो पहला ऑक्शन हुआ था उसमें हमने एक बहुत अच्छा कंसोर्टियम बनाया था। बहुत लीडिंग कॉर्पोरेट एंटिटीज़ जो थी पाकिस्तान की वो उसमें कंसोर्टियम मेंबर बनी हैं। 2000 एकर्स का ये ऑक्शन था। वो कर रहे हैं रीट के मोड में। इसी तरह वाल्टन एयरपोर्ट की जो ज़मीन थी वहाँ पे पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन रहा है, वहाँ भी हमने पार्टिसिपेट किया। एक अच्छा कंसोर्टियम बनाया बहुत स्ट्रॉन्ग और उसमें हमने प्लॉट्स एक्वायर किए हैं और उसका भी डेवलपमेंट रीट है। तो ऑलरेडी लाहौर में 2 हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम लाहौर इस्लामाबाद में भी है? इस्लामाबाद में अभी कोई रीट का प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है। और सो व्हाट विल हैपन कि यू ऑलरेडी एक्वायर्ड द प्लेस, देन यू विल बिल्ड अ प्लान कि इस पे डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल कितने होंगे, इंस्टीट्यूशन भी पार्टिसिपेट करेगी एंड यू विल रेज द फंड फ्रॉम द पब्लिक एज वेल। एंड हाउ डू यू सी, जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तो अभी भी बहुत कम पार्टिसिपेशन है पब्लिक की क्योंकि सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, लोग नहीं हैं। बट इफ़ दिस पार्टिसिपेशन इंक्रीजेज, सो हाउ डू यू सी द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द रीट साइड कि इफ़ पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार हम तो हाई राइज बिल्डिंग नहीं बना सकते और द रिस्क ऑफ बेसिकली गिविंग मनी टू समवन। अभी तो इस्लामाबाद में एक वाक़या हुआ था कि एक ही ऑफिस स्पेस थी और एक ही ऑफिस स्पेस का एक ही लेटर था एंड द पर्सन बेसिकली टुक मनी फ्रॉम एवरीवन बाय शोइंग द लेटर कि ये मेरी देखो ऑफिस की स्पेस है, ये इतना रेंट आ रहा है, आप इतने पैसे मुझे दो, मैं आपको रेंटल आपको देता रहूँगा। तो उसमें क्या हुआ ना, सब लोगों ने कहा यार ये देखो पूरा फ्लोर इसके पास है, ये तो रेंटल भी ले रहा है। And all of a sudden more than 1000 people participated in buying that particular chunk of piece from him और वो बंदा ऑटोमेटिकली भाग गया और वो अरबों रुपए की एक सॉर्ट ऑफ स्कैम हुआ लोगों के साथ कि दे थॉट कि दिस इज़ द प्रॉपर्टी जिस पे उनका शेयर है। और शेयर भी क्या है, वो कहता यही था कि इसमें आप पार्टनर हो मेरे और मेरा रेंटल आप, और देता भी था थोड़े बहुत पैसे। उससे क्या हुआ ना कि 2 बंदे आए, वो 4 ले आए, 4 आए, वो 8 ले आए
और मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान में कि जहाँ पे इतनी, जिस तरह आपने इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम की बात की कि इतनी चीज़ें इन प्लेस हैं टू मेक श्योर कि लोगों का पैसा प्रोटेक्ट रहे, पीपल डोंट लिसन टू दीज सॉर्ट ऑफ थिंग, ना इन्वेस्ट करते हैं ना कुछ करते हैं, एंड दे टेंड टू बेसिकली कोई मोहल्ले में कोई बंदा आएगा और वो छोटी सी चीज़ कहेगा और वो उनके यही होते हैं कि आपको 20% का प्रॉफिट मिलेगा। वैसे मुझे एक बात बताएं, ये जो आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है कि बिल्डिंग नहीं बनी हुई है लेकिन रेंटल आपको मिलता रहेगा, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है ना कि फॉर एग्जांपल 20% ऑफ इधर दे बेसिकली कैपिटल पहले ही ज़्यादा ले लेते हैं ताकि दे एडजस्ट इन द मंथली सॉर्ट ऑफ रेंटल, जो बिल्डिंग ही बन रही तो रेंट कैसे मिल सकता है आपको? थोड़ा सा मुझे एक तो ये कि जो मैंने पहले भी कहा ना कि रियल एस्टेट जो है ना वो हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, वो हम रियलाइज़ कर लें। यानी अभी घरों की भी शॉर्टेज है मुल्क में, कितनी शॉर्टेज है तो वो बोलते हैं कि 1 करोड़ घरों की शॉर्टेज है। तो 1 करोड़, अगर एक घर में 6 लोग भी रह रहे हैं तो समझें कि 6 करोड़ लोग आउट ऑफ 25 करोड़ यानी कि 1/4 उन्हें घरों का इशू है। ऑफिसेस भी अच्छे नहीं मिलते हैं, मॉल्स भी इस पूरे शहर में 2-3 नहीं हैं। इस पॉपुलेशन में मेरा ख्याल है 10 मॉल्स तो होनी चाहिए, लेकिन 2-3 ही हैं। हॉस्पिटल नहीं मिलते हैं। आपको खुदा न खास्ता कभी जाना हो तो हॉस्पिटल में नहीं, आपको अंदाज़ा होगा कि हॉस्पिटल कितने कम है। इसी तरह होटल, कभी आपका मेहमान आ जाए तो पता लगता है कि होटल भी नहीं है। एक कॉन्फ्रेंस कराने के लिए अच्छी कराची में कोई जगह नहीं है। सही बात है। तो रियल एस्टेट की एक्यूट शॉर्टेज डेवलप हो रही है, शॉर्टेज बढ़ती जा रही है और ज़रूरत बहुत बुनियादी है। जब भी ऐसा होगा तो उसमें कुछ लोग फ्रॉडुलेंट नेचर के फ़ायदा उठाएंगे। जो भी चीज़ नफ़ा बख्श होती है उसका मिसयूज़ होता है। रिलीजन फॉर एग्जांपल, रिलीजन के नाम पे लोग बहुत बेवकूफ़ बनाए जाते हैं क्योंकि वो है कितनी अहम चीज़। अब अगर वो सही से नहीं मिलेगी मालूमात तो उसमें फ्रॉडुलेंट लोग उसमें आ जाएंगे। तो रियल एस्टेट में भी ये हो रहा है। बुनियादी ज़रूरत है, एक्यूट शॉर्टेज है, और उसको सप्लाई करने का जो रिक्वायरमेंट है वो सरकार को पूरी करनी है, सरकार वो पूरी नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल, मैनेजेबल स्मॉलर सिटीज़ होने चाहिए। कराची तो मैं तो जो कराची के ज़िम्मेदारान हैं कभी इनसे मिलता हूँ तो मैं इनसे पूछता हूँ कि आपको पता भी है कि कराची ऑर्गेनाइज्ड कैसे है, यानी इसका ये वाला इलाका फ़लाँ कैंटोनमेंट के अंदर है। यानी यहाँ तक भी मैंने देखा कि ये रोड जो है ये KMC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लाइट लगी हुई है वो KDA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो इसमें साइड पे पौधे पड़े वो कैंटोनमेंट वालों ने रखे। यू नो, एक कॉम्प्लेक्सिटी बना दी है। सरकार को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आपको शहर बनाने हैं। अर्बनाइजेशन इज़ अ सर्टन ट्रेंड। हम किस स्पेस पे अर्बनाइज हो रहे हैं वो एक बहस हो सकती है, बट होना अर्बनाइज है सब ने। तो आपको मैनेजेबल सिटीज़ बनाने पड़ेंगे, यानी टाउन प्लानिंग एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस रियलाइज़ करनी पड़ेगी। कितना एरिया 40 स्क्वायर किलोमीटर है या 60 है, कोई एक एरिया डिफाइन होगा, उसका मास्टर प्लान बनेगा, उसकी बड़ी रोड आर्टरीज कहाँ से कहाँ जाएंगी, फिर जो पॉकेट्स आइडेंटिफाई होंगे उसमें रेजिडेंशियल कौन सा होगा और इंडस्ट्रियल कौन सा होगा और एंटरटेनमेंट किधर होगी और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ कैसे दी जाएंगी और एनवायरनमेंट के बाकी कंसर्न। ये सीरियस थिंकिंग इन्वॉल्व है। सो ये हमारे यहाँ से मिसिंग है। अब डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, सप्लाई आ नहीं रही है, रेगुलेशन है नहीं। तो ऐसे में ये तो आइडियल केस है कि फ्रॉडुलेंट एंटिटीज़ उसमें घुसें और वो लोगों को फूल अराउंड करके पैसे बना के निकल जाए। हम लोग क्योंकि गरीब हैं और इतने पैसे नहीं हैं हमारे पास, तो हमारे पास ये इंसिडेंसेस कम हो रहे हैं। वरना जो हालात है ना वहाँ तो ये है कि रोज़ आपको एक कहानी सुनने को मिले, लेकिन कहानी सुनने को एक आधी मिल रही है, बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही है, इसलिए कि फ्रॉड करने वाले भी लोग शायद कम है या उसमें जिन लोगों ने उनके ज़रिए फंसना है वो लोग भी कम है, क्योंकि पैसे नहीं है लोगों के पास। और दूसरा, बाय नेचर लोग ऐसे हो गए कि थोड़ा संजीदगी का आंसर कम हो गया लाइफ में। संजीदगी के साथ प्रोपोजिशन को स्टडी करना, इवेल्युएट करना, देखना,
ग्रुप्स बनाना, जैसे हम लोग कहीं भी बैठे हों, कितना ही अनजान महफिल हो, आप वहाँ पॉलिटिक्स की गुफ्तगू करके देखें, 1 मिनट में सब आपसे गुफ्तगू में एंगेज हो जाएंगे। लेकिन आप किसी से कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आपको नहीं मिलेंगे लोग जिन्होंने पढ़ा हुआ हो, समझा हुआ हो। मैं IBA में एज अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर जाता हूँ। पाकिस्तान का टॉप नॉच बिजनेस स्कूल है, और वहाँ फाइनेंस मेजर करने वाले बच्चे जिनका A ग्रेड आ रहा है, वो स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं। तो फिर मैंने कहा कि भाई मैं A नहीं दूंगा अगर आपने स्टॉक में अपना अकाउंट ही नहीं खोला। यू डोंट डिजर्व कि आपका फाइनेंस में A हो और आप बोले कि मैंने कॉर्पोरेट फाइनेंस में A लिया है, बट मुझे ये नहीं मालूम है कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है पाकिस्तान की, या CDC का इसमें क्या रोल है। CDC एक बहुत अच्छा इदारा बना है हमारा, NCCPL है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। लेकिन अगर IBA से A लेने वाले बच्चे को नहीं पता है, बच्चा तो मैं ऐसा महावरतन कह रहा हूँ, वो तो एक जवान आदमी है, तो बाज़ार में कैसे लोगों को मालूम होगा, तो वो नहीं है। तो मैंने एक ग्रेजुएट को हायर किया IBA से ही, तो हम सॉर्ट ऑफ ना एक कंपनी एनालिसिस कराते हैं कि भैया आप बताओ, तो बड़ा अच्छा एनालिसिस ना मारी पेट्रोलियम का किया। तो मैंने कहा यार मारी पेट्रोलियम पे तो इतना अच्छा एनालिसिस किया, क्या लगता है सर ये तो बहुत अच्छी कंपनी करी है। मैंने कहा अगर तुमने इसमें इन्वेस्ट किया कभी? नहीं सर वो इन्वेस्ट नहीं किया, अम्मी अबू नहीं मान रहे। कहा अम्मी अबू फाइनेंस पे तो अकाउंट खोल के इन्वेस्टमेंट पे नहीं कभी रोकते, वो तो तुम कर लेते हो। तो यहाँ पे क्यों इतनी झिझक है ना कि आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलना, और हाथ पांव फूल पड़ते हैं आपके, पता नहीं आप क्या गलत चीज़ करने वाले। यानी कि बुत शिकनी लेवल का कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी। मैं एक बहुत रिनाउंड साहब है, नाम नहीं लेना चाहिए, वो स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर भी बने, यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर हैं, और वो स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, और वो TV के प्रोग्राम में बैठ के कह रहे हैं कि ये सही मार्केट नहीं लगती मुझे। तो कि ये मुल्क में कैसे कॉन्फिडेंस आ सकता है जब आपको अगर ये लेवल हो अवेयरनेस का। अभी मैंने एक सेशन किया था एक बड़ी यूनिवर्सिटी का, तो आई वाज वेरी सरप्राइज कि यार 70-80 लोग रात के 8 बजे बैठे हुए वो बातें सुन रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैं कहा ये तो मुल्क में तब्दीली आ गई है। बट मैं सेशन ख़त्म करके बाहर गया तो एक बंदा गाना गिटार बजा रहा, वहाँ 250 लोग बैठे हुए। मैं कहा नहीं यार तब्दीली नहीं आई, स्टिल वो जो गुलकार है। सो अगेन प्रेफरेंस, आई डोंट नो हाउ वी आर थिंकिंग। हमें 8 से 9 का शो TV पे देख कर उसके ऊपर बहस करना, आप एक थ्रेड स्टार्ट करें व्हाट्सएप पे, आप महीनों उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। अगर डिस्कशन से ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता हुआ तो फिर डिस्कशन इज़ द राइट थिंग टू डू। अनफॉर्चुनेटली हम जिस स्टेट ऑफ उस कंडीशन में अभी एज ए कंट्री हैं, हमारा अपना भी कहीं ना कहीं है कि सम हाउ वी डोंट टॉक अबाउट द प्रोडक्टिव थिंग्स जो आपकी है। अब काफ़ी लोग इस पे ही बहस करेंगे कि गवर्नमेंट की इस पॉलिसी की वजह से देखे पावर का गलत एग्रीमेंट हो गया, ये हो गया। भाई आप शेयर होल्डिंग साइड पे आ जाना, पावर का एग्रीमेंट गलत हुआ तो पावर वालों को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, आप उनके साथ डिविडेंड ले लें, उस तरह कर लें। दो दे पावर में भी कुछ नहीं हो रहा है। पावर प्लांट्स जो लगे हुए हैं वो 80-20 डेट इक्विटी पे लगे हुए हैं, यानी इक्विटी का जो कंपोनेंट है वो 20% है जी, वो 20% पे लगे हुए हैं इस पे बहस करने। हाँ, वो 80% तो डेट है, वो तो एट कॉस्ट ही आप उसको पे कर रहे हैं। यानी मामले को समझना भी तो है ना। पॉपुलर चीज़ उछालते हैं और उसको सेंसेशनलाइज करते हैं, अब उस पर सारे लोग लगे रहते हैं। कोई कागज़ उठा के नहीं पढ़ता है, कोई अकाउंट्स उठा के नहीं पढ़, कोई कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी नहीं, और सोचने का तरीका भी नहीं है। एक ही वो सोच है, ख़ानदान में किसी की प्रॉपर्टी थी, वो थोड़ा सा प्रॉफिट आ गया, सब उसके पीछे लगे हुए हैं, हमारी भी प्रॉपर्टी बन जाए। जी। अब वो इन्वेस्टमेंट के लिए ये भी एक है कि पता नहीं कितने लाख रुपए चाहिए। अभी हमने बात की 6,000 से। आप डॉल्फिन सिटी में अगर आपने कभी विजिट किया हो तो 6,000 रुपये में आप डॉल्फिन सिटी के शेयर होल्डर बन सकते हैं। और ग्लोब रेजिडेंसी में आप 6,000 रुपये बढ़ते जाएँ, आप बनाते जाएँ। किसने मना किया आपको आप ना करें? सो द पॉइंट इज़ कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, जो हम कर सकते हैं, हम वो नहीं करते। जो किसी और के बस की बात है, हम उस पर बहस कर लेते हैं कि उसे किस तरह सही करना चाहिए। जो चीज़ मेरे अपने पास, और कितना मुश्किल काम है ना। अगर आपने बैंक अकाउंट खुलाना है तो उससे आसान काम स्टॉक मार्केट पे अकाउंट खुलाना है। दुनिया के किसी कोने में भी बैठ के आप कोई स्टॉक शेयर ले सकते हैं, उसमें भी कोई वो नहीं है। इवन हमने भी प्लेटफॉर्म में थोड़ी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक इसीलिए की है। एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट फॉर मी इज़ कि पीपल डोंट रियलाइज़ कि छोटी सी इन्वेस्टमेंट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन गिव यू हेल लॉट ऑफ बेसिकली एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कब हो सकती है ना, जब आपकी डिपेंडेंसी ऑन
बेसिकली फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट या आपकी जो जॉब के ऊपर रिलायंस है उस पर कम हो जाए। और वो तभी मुमकिन है जिस तरह आपने बात की, अब कितने 100 लोग काम कर रहे होंगे DCR के अंडर, और हमें बड़े सिंप्लीफाई करके एक फिगर बताइए कि 12 रुपये 13 रुपये का एक स्टॉक ले लो आप, लेकिन उसके पीछे की जो साइंस है, और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू कि आपने आज टाइम निकाला टू अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है ना पीछे। हमें तो नज़र आता है स्टॉक मार्केट पे 1% ऊपर गया 1% नीचे गया, बट ऑल द कंपनीज विच आर लिस्टेड देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल बिहाइंड रनिंग द ऑपरेशन, मेकिंग श्योर कि कंपनी इज़ प्रॉफिटेबल। हर एक का ये जो है कि बस स्टॉक मार्केट पे तो बस एक किस्म की वो जुआ चल रहा है, बस लोग दूसरे को करने का, दैट इज़ नॉट द राइट वे टू थिंक अबाउट इन्वेस्टमेंट, आई पर्सनली बिलीव। So thank you very much, sir. In the end, anything which you want to add to the people who are listening to you? थैंक यू। सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइफ में हम मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी बच्चों को तालीम दिलवाना, अपनी जॉब करना, सोशल चीज़ों में शरीक करना। एक एक्टिविटी को हमें अपनी लाइफ का पार्ट बना लेना चाहिए, और वो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट। चाहे आप 100 रुपये कमाते हैं या आप 1 लाख रुपया कमाते हैं रोज़ का, ये मैटर नहीं करता। जितने भी कमाएं उसमें से ख़ास रेशो को सेव करें और उसको इन्वेस्ट करें। जो रिवॉर्ड्स हैं इन्वेस्टमेंट के वो बहुत अमेजिंग हैं, और पेशेंस के साथ वो करें, और चीज़ों को समझने का और अंडरस्टैंड करने का प्रोसेस बनाएं। जैसे आप जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको समझें, उनको अटेंड करें, और अपना जो नेटवर्क बनाएं दोस्तों का या फैमिली का, वहाँ पे हम हर चीज़ की बात करते हैं, वो चीज़ें भी जिनमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट है उसमें हम कुछ कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में भी फैमिलीज़ मिल के एक दूसरे की हेल्प करती थी, कि आज एक गांव एक घर की फसल काटेंगे, अगले दिन दूसरे की सब मिलकर काटेंगे, तो फसल कटती रहती है और फसल लगती रहती है। हमको अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट के लिए भी ग्रुप्स बनाने चाहिए जो डिस्कस करें फैक्ट्स को और इन्वेस्ट करें मिलके। तो ये इंशाल्लाह लाइफ चेंजिंग एक्सरसाइज है, मुझे ऐसा लगता है। सर थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका। ख्याल इससे बेहतर तरीके से हम माइंड कर सकते थे। अगेन आप लोगों ने अगर कभी कराची में डॉल्फिन सिटी को विज़िट किया हो, या आप नया नाज़माबाद में ग्लोब रेजिडेंस को देखें, बेशक आप अपार्टमेंट में भी जाके देखें, एक फ़िज़िकल चीज़ बन रही है, ये कोई वर्चुअल करेंसी नहीं है जो कि ट्रेड हो रही है और आपको पता ही नहीं है कि अंडरलाइन बिजनेस मॉडल क्या है। कोशिश किया करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल के भी देख ले। 98% ऑक्यूपेंसी रेट है DCR का। जो भी प्रॉफिट आता है, जिस तरह जहाँ साहब ने कहा, वो सारा शेयर होल्डर को 90% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ना आपका कोई हेडेक है, ना आपकी सरदर्दी है किसने रेंट दिया किसने नहीं दिया, पूरी मैनेजमेंट इन प्लेस है, सिक्योरिटी देख रही है, क्लीनलीनेस की मेंटेनेंस, सारी चीज़ें देख रही है। आपको अपने काम पे फोकस करना है, जो स्किल आपने ली हुई है उसके ऊपर फोकस करें, रादर दैन कि आप ये करें कि मैंने जो प्रॉपर्टी ली थी या रेंटल पे चढ़ाई है उसका मैं रेंट कैसे लूँगा। सो दिस इज़ ए वेरी इजी वे ऑफ मेकिंग मनी एज वेल, जो कि हमें बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका समझा जाता है। सो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट एवरीवन दोज हु हैव नॉट येट इन्वेस्टेड, अगर आपका इंटरेस्ट ही रियल स्टेट है, दिस स्पेशल पॉडकास्ट वाज ऑन द सेम पर्पज़ कि आपको फिज़िकल प्रॉपर्टी या उसके लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। आप 6,000 रुपये से भी 500 शेयर्स लेकर एक शेयर होल्डिंग बन सकते हैं। DCR historically every quarter they give around 0.25 rupees per share का dividend, which translate into 50 पैसे हो गए, which translate into like 20% dividend yield। शायद आज इंटरेस्ट रेट से इतने पैसे मिल रहे होंगे लो रिस्क के अंदर, जब इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो DCR का रिटर्न विल बी मच बेटर देन द लो रिस्क इंटरेस्ट रेट म्यूचुअल फंड्स एज वेल। सो आई होप दिस प्रोग्राम इज़ beneficial for you, and it will help you in understanding the REITs and investment in REIT. Thank you very much. I will see you in the next episode.